हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो जो है आपका क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 10 तक होगा और ये महामैराथन लगातार 2 घंटे तक चलेगा। जस्ट ये कह सकते एक धमाकेदार वीडियो होगा और इसमें आपके सारे क्वेश्चंस होंगे जो टर्म 1 के एग्ज़ाम्स में आएंगे। मेरी कोशिश है कि इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। तो ये लगातार 2 घंटे का ये वीडियो होगा। इसके लिए आप आराम से बैठ जाओ और अपना MCQs के लिए कॉपी कलम ले लो ताकि आराम से एक नोट्स भी बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था 15 क्वेश्चंस को। आज हम लोग देखेंगे 16 क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की चिपको आंदोलन की शुरुआत? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वर्तमान में निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका, याद रखिएगा, ये होगा आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना आपके बुक के अकॉर्डिंग है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर, पशुपालन का अंग है। इसमें पशुपालन का अंग कौन सा होगा? तो इनमें से सभी होगा। 4 नंबर ऑप्शन को टिक लगा लीजिए, क्योंकि दुग्ध उत्पादन, मवेशी जनन और मुर्गी पालन ये तीनों पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट करेंगे हम लोग। 19 नंबर है, निम्न में से कौन खाद्यान्न नहीं है? कौन खाद्यान्न नहीं है? हम लोग खाते नहीं है उसको, बल्कि उसको पिया जाता है। तो गन्ना, गन्ना को खाया नहीं जाता दोस्तों, उसको पिया जाता है रस के रूप में। चलिए, और उसे गुड़ और खांडसारी बहुत सारी चीज़ें रेडी भी की जाती हैं गन्ने के रस से। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर, हरित क्रांति के जनक कौन है? किसने हरित क्रांति का जन्म किया या प्रतिपादन किया, फिर बोल सकते हैं, या फिर कौन लेकर आए भारत में? तो देखिए, याद रखिएगा कि ये जो हैं हमारे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है वो कौन है? हमारे हरित क्रांति के जनक हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फटाफट एकदम फास्ट चलेंगे हम लोग। द्वितीय औद्योगिक नीति कब लागू की गई, कब घोषित की गई? तो याद रखिए, द्वितीय औद्योगिक नीति जो हमारे यहाँ देश में आई थी वो 1956 में आई थी। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का यहाँ पे गठन हुआ है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप लोग टिक कर लीजिए। ये अगर आपके पास कोई MCQs बने हुए हैं, लिखा हुआ है आप लोगों के पास, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 23, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? फर्स्ट 5th ईयर प्लान, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं, प्लान कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा, ये था 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग का 2 अध्यक्ष होते हैं प्लानिंग कमीशन के। याद रखिएगा, जो योजना आयोग आज नीति आयोग में बदल चुका है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका पूरा नाम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो जब हरित क्रांति आया तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 27, भारत में निम्न में से किस फसल की औसत उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक थी? प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन किया गया था, वो था गेहूँ। गेहूँ याद रखिएगा, गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था प्रति हेक्टेयर। कब हुआ था? जब हरित क्रांति को अपना लिया गया था तब। चलिए, उसके बाद से कंटिन्यू गेहूं का उत्पादन में हमेशा वृद्धि रही है, और आप लोग को जवाब देना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र का योगदान है। आपको बताना है
कि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि और इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं इसका योगदान कितना प्रतिशत में बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका 17.6%, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, आप जरूर पढ़ें। 29 नंबर है 1956 ईस्वी की 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने श्रेणी में बांटा गया था। तो याद रखिएगा उद्योगों को लगभग कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था। किस वन को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था, जो बहुत ही बड़ा और फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन था ये। जाके लोग चिपक गए थे पेड़ पे और पकड़ लिया था पेड़ों को, और बहुत बड़ी मुहिम थी, बहुत ही अच्छा किया। आज भी लोगों को वैसे ही करना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए, पृथ्वी को बचाना है तो पेड़ लगाना होगा, ये याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग इसका आंसर बताते हैं, हिमालय होगा इसका, हिमालय वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 31। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। जीडीपी का पूर्ण रूप जो होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 32। पहली पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत की थी। पहली पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रस्तुत की थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। 33 क्वेश्चन में आता है। 33 क्वेश्चन है देश की नीति आयोग कब बना। देश का जो नीति आयोग है वो कब बना। तो 1 जनवरी 2015 को वो बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहले ये योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। इसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराया है और हरित क्रांति के बारे में भी मैंने कराया हुआ है, आप लोग इसका आंसर देंगे। नहीं दे पाएंगे तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। 35 है कृषि भारत की आत्मा है, यह किसका कथन है। जो कृषि है वो भारत की आत्मा है, याद रखिएगा, सोल है। एग्रीकल्चर क्या है, भारत का सोल है। कैसे, तो किसने कहा है ये, कैसे तो ये तो बाद में बताऊंगी, पर किसने कहा है ये बताना है। ठीक है, तो ये कहा गया है आपका महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था कृषि अगर विकसित होगी तो देश का विकास होगा, और सही मायने में किसी भी देश में कृषि का विकास बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो देश समृद्ध हो, आगे बढ़े, विकास हो जाए उस देश का। नेक्स्ट 36 जैविक खेती के में प्रयुक्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जैविक खेती के बारे में पूछा गया, क्या प्रयुक्त होता है। इसको 36 को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि हम लोग जो फसल चक्र होता है वो भी जैविक खेती में आता है। पशु जो होगा, यहाँ पशु खाद और कूड़ा करकट भी उसमें यूज़ होता है। कूड़ा खाद जिसको बोलते हैं यांत्रिक खेती एवं प्राकृतिक कीटनाशक नियंत्रण का भी यूज़ किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आपका 37 भारतीय कृषि की मुख्य समस्या क्या है। तो इसमें जो होगा इसके लगभग सभी होगा, क्योंकि लघु एवं बिखरे हुए जो बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं और इसमें उत्पादन का स्तर बहुत ही छोटा होता है, कम होता है। दूसरा है कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ, यानी कि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। और तीसरा आता है आपका पुरानी तकनीक। हमारे यहाँ आज भी ओल्ड ट्रेडिशन मेथड से, ओल्ड ट्रेडिशन के द्वारा ही क्या करते हैं हम लोग, मेथड का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये भी एक तरीका है, हमारे भारतीय कृषि समस्या की बहुत बड़ी समस्या है। ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 4। सरकार को इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं और हो सकता है कि और भी कदम उठाएं ताकि हमारे किसान भाइयों को मदद मिल सके। नेक्स्ट है टिस्को का पूर्ण रूप क्या है। तो टिस्को का पूर्ण रूप है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं हम लोग। आपको बताना है कि टिस्को कौन से जिला में है और किस राज्य में है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है हमारा श्वेत क्रांति के जनक कौन है। देखिए बहुत ही इजी सा सवाल है। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो कौन होंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा वो होंगे डॉक्टर कुरियन। कौन है, डॉक्टर कुरियन। चलिए हम लोगों ने कर लिया 39 क्वेश्चन। 40 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1905 दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1905। याद रखिएगा 1905 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोगों का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 41 नवरत्न क्या है। आपको बताना नवरत्न क्या है। तो याद रखिएगा सार्वजनिक उपक्रम जो होंगे वो नवरत्न होंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट होगा आपका 42 है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो यातायात से संबंधित है, यानी कि हमारे संचार क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 43। सार्वजनिक क्षेत्र हो गया हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। उपक्रम कौन है सार्वजनिक क्षेत्र का, तो वो सेल है, याद रखिएगा सेल होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 44 MRTP अधिनियम 1969 को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या आया। आपको ये बताना है कि उसके स्थान पर क्या आया था। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो आंसर होगा
जब MRTP ख़त्म कर दिया गया तो उसकी जगह पे आया प्रतिस्पर्धा, अनुबंध या फिर औद्योगिक या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 45। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई? विकास बैंक की बात की जा रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो आंसर होगा 2 अप्रैल 1990 को की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है 46 नंबर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है 1973 में, याद रखिएगा 1973 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47 नंबर, हस्तक्रिया की प्रधानता है। हस्तक्रिया की जो प्रधानता है दोस्तों वो है आपका कुटीर उद्योग में। तो ऑप्शन नंबर 1 है आंसर इसका। उसके बाद आते हैं 49 नंबर, लघु उद्योग प्रायः स्थापित किए जाते हैं, कहाँ होते हैं? तो याद रखिएगा शहरी क्षेत्र में या कि ग्रामीण क्षेत्रों में, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट आते हैं, आपको बताना है अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। ठीक है, कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है आपको बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है? तो ये आपके किताब के अनुसार 11 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर, कृषि लागतें एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई, कब की गई इसकी स्थापना दोस्तों? तो इसका आंसर आपको बताना है कब की गई है इसकी स्थापना। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, 1965 में। नेक्स्ट है 51, नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? नई औद्योगिक नीति घोषित की गई है 24 जुलाई 1991 में। और आज का अंतिम सवाल, भारत में औद्योगिक की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, कब औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई? तो वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास टोटल 52 क्वेश्चन जो हम लोगों ने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो ये एक मॉडल है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, उदारीकरण एवं निजीकरण और वैश्वीकरण समीक्षा चैप्टर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, याद रखिएगा। और यही है चैप्टर। चलिए पहला क्वेश्चन है, उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव हैं। उदारीकरण के अच्छे प्रभाव नहीं, प्रतिकूल पूछा है, उल्टा प्रभाव पूछा गया है। तो याद रखिएगा जब उदारीकरण किसी देश में आता है तो सबसे पहला होता है कृषि संकट, लघु उद्योगों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आय में असमानता आती है, और इनमें से सभी यस जब भी उदारीकरण आएगा तो याद रखिएगा किसी भी देश पर, तो इसमें ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। आप लोग भी फटाफट बैठ जाइए कॉपी कलम लेकर और लिखना शुरू कीजिए। तो लिखिए अपने कॉपी में सब कोई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आज का वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप लोग आराम से बैठ जाइए सारे काम काज छोड़कर, क्योंकि ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा समय आप लोग भी दीजिए अपने लिए ताकि आपके एग्जामिनेशन अच्छे से जाएं। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्वीकरण का संबंध किससे है? वैश्वीकरण का संबंध होता है अर्थव्यवस्था के खुलेपन से। वैश्वीकरण में विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करना होता है और विश्व की कई सारे देशों के अनुसार हमारे देश में उत्पादन का कार्य करना होता है, इसलिए इसे हम लोग अर्थव्यवस्था के खुलेपन के रूप में इसे अपनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1995 में, याद रखिएगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जिसे इंग्लिश में WTO शॉर्ट में कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, कब आर्थिक सुधार का प्रारंभ शुरू किया गया? तो याद रखिएगा 1991 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का कार्य, मानने का अर्थ क्या है? देखिए विश्व को अगर एक बाजार के रूप में मान रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा इसका अर्थ एक ही चीज़ होगा, ग्लोबलाइजेशन। तो इसका मतलब है कि वैश्वीकरण, हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व को अगर हम लोग एक बाजार के रूप में बांध दें तो इसको वैश्वीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG नीतियों के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय पहचान, दूसरा है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, तीसरा आते हैं हम लोग, तीसरा जो ऑप्शन है आपका उभरती हुई अर्थव्यवस्था, और इसमें से सभी यस। अगर LPG नीतियों को अगर सकारात्मक रूप में देखें, उसके जो प्रभाव पड़ते हैं सकारात्मक, वो हो गए इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए आई होप इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक
को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा, विश्व बैंक का अन्य नाम है IBRD। IBRD याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, IBRD का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या है इसका फुल फॉर्म। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है। सरकार द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना, समता हिस्सों को निजी क्षेत्र में अगर बेच दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको विनिवेश कहते हैं, विनिवेश कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO किसका पूर्ण रूप है? WTO का पूर्ण रूप क्या है? हिंदी में आपको बताना है, मैंने अभी जस्ट बताया है। WTO का जो पूरा नाम होता है वो है आपका विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया, कब किया गया था अवमूल्यन, ये बताना है आपको। तो पहली बार जो किया गया था जुलाई 1991 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया, 1991 को क्या कहा गया था? तो याद रखिएगा, जब 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी तो इसको कहा गया था एस्टर्न नीति, एस्टर्न नीति कहा गया था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष और या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सरकार द्वारा लगाए गए जो प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से अगर अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदारीकरण। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट है कि पेमा के अंतर्गत आते हैं क्या? तो पेमा के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, फर्स्ट नंबर। विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार एवं सरल कर दिया गया था। याद रखिएगा, पेमा के अंतर्गत क्या किया गया था? विदेशी विनिमय के अंतर्गत जो प्रावधान थे उसको उदार और सरल बना दिया गया था, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन। भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में LPG का पूर्ण रूप बताएं। यस, भारत का आर्थिक सुधार के रूप में इसका पूरा नाम बताना है आपको, क्या होगा? तो इसका होगा, याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, भारतीय आर्थिक सुधार के संदर्भ में LPG का पूरा रूप जो होगा वो होगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। LPG, इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं पढ़ना है, वो बायोलॉजी से संबंधित है, वो हम लोग पढ़ते हैं EVS वगैरह में, उसका नहीं पढ़ना है। उसका होगा L मतलब होगा लिबरलाइजेशन, P मतलब हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से उपाय करने चाहिए? अगर हमें विदेशी व्यापार को बढ़ाना है, फॉरेन ट्रेड को, तो कौन से नीति को अपनाना होगा? तो देखिए, पहले तो सीमा शुल्क का जो रेट है वो कम कर देना चाहिए, ठीक है। उसके निर्यातकों को विदेशी बाजार से ऋण लेने की सुविधा देना चाहिए, यानी कि जो निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसको विदेशी बाजार से ऋण लेने के लिए सुविधा देनी चाहिए, फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। और तीसरा है, निर्यातकों को बेहतर आधारिक संरचना उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब उनको ट्रांसपोर्ट के वो सारे सुविधाएँ देनी चाहिए ताकि उनको आसानी से वस्तुओं को वो क्या कर सके, दूसरी जगह ले जा सके। इनमें से सभी, तो आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है कि अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो देखिए, ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो गया, अवमूल्यन का अर्थ होता है, ठीक है, विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में एक मुद्रा के आधिकारिक मूल्य को कम करना। यानी कि विदेशी मुद्रा जो है उसके संदर्भ में देखा जाए तो एक देश की मुद्रा को कम कर दिया जाता है, यानी कि अपने देश की मुद्रा को कम कर दे, मुद्रा के मूल्य को कम कर देते हैं, उसे ही कहते हैं अवमूल्यन। समझ में आ गया? उसी को कहते हैं अवमूल्यन, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है? नई आर्थिक नीति जो है इसमें किसको शामिल किया गया है? तो दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों को शामिल किया गया, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा एक नई आर्थिक नीति का घटक नहीं है? तो याद रखिएगा, आयात प्रतिस्थापन जो है वो, याद रखिएगा क्या है, आर्थिक नीति का घटक नहीं है। नेक्स्ट है 9 नंबर। वर्तमान में आवश्यक लाइसेंसिंग वाले उद्योगों की संख्या है, क्या होगी? तो हो जाएगा 5 नंबर, 4 नंबर होगा और उसका 5 नंबर संख्या हो जाएगी, यानी कि संख्या 5 ही याद रखिएगा। अभी लाइसेंसिंग वाले उद्योग इतने हैं। चलिए आपके किताब के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है 20 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? अभी आपको बताना है कि कौन है अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर, ठीक है। तो कौन है
ये आप लोगों को आंसर देना है। किताब के अकॉर्डिंग आपका शक्तिकांत दास दिया हुआ है, और ये है कि कोई और है, ये आप लोग बताओगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसका वित्तीय सुधार हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हो गया आपका 22। निम्न में से कौन सी श्रेणी का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता है, निम्न मतलब सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता है वो क्या किया जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो हीरे जवाहरात सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं। निम्न में से कौन से भारत में निर्यात किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, भारत से नहीं, भारत में निर्यात किए जाते हैं, यानी कि भारत खरीदता है। नेक्स्ट 23। देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रख के बनाया गया है? तो ये बनाया गया चीन के मॉडल को ध्यान में रख के बनाया गया सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान में भारत में कितने ऐसे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं? आपको बताना है कितने हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। तो ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में नोटबंदी की गई, भारत में नोटबंदी कब की गई थी? ये आपको बताना है कि नोटबंदी भारत में कब की गई थी, कब किया गया था, इसका आंसर आप बताओगे। ठीक है, 25 नंबर, मैं नहीं बताऊंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फेमा कब लागू हुआ? फेमा कब लागू हुआ था? तो फेमा लागू हुआ था 1 जून 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटने को क्या कहते हैं? अगर देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की तुलना में घट रहा है, कम हो रहा है, तो उसको अवमूल्यन कहेंगे हम लोग। ठीक है, अवमूल्यन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता है, क्या है नई आर्थिक नीति की जो प्राथमिकता होगी वो क्या होगी? इनमें से सभी होगी, याद रखिएगा। उत्पाद में वृद्धि हो जाएगी, मानव संसाधन का विकास होगा, उद्योग का विस्तार भी होगा। नेक्स्ट 29। उदारीकरण का दोष है, किस प्रकार का दोष है? तो याद रखिएगा एकाधिकार की वृद्धि होती है इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, उदारीकरण में एकाधिकार की वृद्धि होगी, ये इसका दोष हो जाता है। ठीक है, अवगुण जिसको बोलते हैं, डिमेरिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? ये तो आप लोग जानते ही हो, जब किसी देश का आयात और निर्यात को घटाया जाता है तो क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग व्यापार संतुलन। क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दूसरी पीढ़ी के सुधारों में होटल एवं पर्यटन उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई, क्या दी गई? 100% दी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल कहाँ लागू हुआ, कब लागू हुआ? आपको ईयर बताना है इसका, तो आंसर का 2000। देखिए इतने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेज का अर्थ क्या है? सेज का अर्थ क्या है? तो सेज का अर्थ है, याद रखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेज का अर्थ समझ में आ गया, SEZ। ठीक है, सेज। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं हम लोग। आ गई बारी निर्धनता की। तो देखिए निर्धनता से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आज मैं उसको करवाऊंगी, ताकि आपके जो एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए आपके लिए एक हेल्प मिल जाए। तो आज ये चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि एक मैराथन क्लासेस है। चलिए, निर्धनता को इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? पॉवर्टी। और निर्धनता के दुष्चक्र का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था रागनर नरकशी ने दिया था। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के कारण है, क्या कारण हो सकते हैं? तो कीमतों में वृद्धि हो सकती है, रोजगार एवं अवसरों का अभाव, बढ़ती हुई जनसंख्या, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। टिक लगा लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का संबंध है, किससे होता है गरीबी रेखा का संबंध? ठीक है, यानी कि पॉवर्टी लाइन का संबंध किससे माना गया? सापेक्ष निर्धनता से या निरपेक्ष निर्धनता से, दोनों से या दोनों में से किसी से नहीं। तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, फटाक से लगाइए एकदम फटाफट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात डैश में है, बताना है कितना। यहाँ पे दिया हुआ है, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात डैश में है, डैश में है। तो कहाँ पे है? तो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात कहाँ सबसे अधिक है भाई? तो सबसे अधिक कहाँ है? डैश में अधिक है, तो भारत में अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण
संबंध है, वितरण का संबंध है, तो बताना है निरपेक्ष। क्या होगा? निरपेक्ष निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कुल जनसंख्या का लगभग डैश प्रतिशत वर्ष 2011 से 12 में गरीबी रेखा के नीचे निवास करता था। तो आपको बताना है कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग, तो लगभग याद रखिएगा हो जाएगा 21.9% भाग है जो 2011 से 12 में लगभग गरीबी रेखा से नीचे निवास करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निर्धनता के मुख्य सूचक क्या हैं? तो लगभग इसके सारे यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस हम लोग। निम्न प्रति व्यक्ति आय यानी कि लो पर कैपिटा इनकम। दूसरा है भोज्य पर्याप्त पोषक पदार्थ की कमी, यानी कि फुल न्यूट्रिशंस वाले उनको भोजन की कमी होती है। तीसरा है न्यूनतम प्रमाणिक उपभोग की कमी, कंजप्शन भी बहुत कम होता है, यानी कि जो एक कंजप्शन का लेवल दिया गया है, कैलोरी दिया गया है, वो उनसे भी नीचे कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं वो। और चौथा इनमें से सभी, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है विकासशील देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ पे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी कहाँ पाई जाती है? तो पूंजीवादी देशों में रिलेटिव पॉवर्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है? तो याद रखिएगा भारत का निर्धन राज्य बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का एक प्रकार है, कौन सा प्रकार है? तो वह है मौसमी बेरोजगारी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग निर्धारित किया गया है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो कितने कैलोरी ऊर्जा को उपभोग करेंगे ऐसा निर्धारित किया गया है, तो याद रखिएगा वो है 2400 कैलोरी। नेक्स्ट है निर्धनता मापदंड के अनुसार, निर्धनता मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्र में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़, तो हम लोगों ने कर लिया टोटल 13 क्वेश्चन। अब है 14 नंबर, डैश खाली स्थान में भरना है आप लोग को। डैश में भारत का सबसे न्यूनतम निर्धनता अनुपात है, कहाँ पर? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा निर्धनता अनुपात, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है, न्यूनतम निर्धनता अनुपात है, ये आपको बताना। तो वो है, याद रखिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो याद रखिएगा निर्धनता रेखा का जो अवधारणा दिया था। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में माप तौल की मीट्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? तो याद रखिएगा 1958 में। ठीक है, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1969 को भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बैंक स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, निम्न में से किसका ग्रामीण साख में सबसे ज़्यादा योगदान है? आपको क्या बताना है? आपको बताना है किसका सबसे ज़्यादा योगदान है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो वाणिज्यिक बैंक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नांकित में से कौन एक भूमि सुधार का कदम नहीं है, यानी कि भूमि सुधार के लिए कार्य नहीं किया जाता है? तो देखिए काश्तकारी सुधार नहीं होगा भूमि को सुधारने के लिए, भूधारण की अधिकतम सीमा भी नहीं होगी, जमींदारी प्रथा का समापन ये भी नहीं है, तो ये तीनों नहीं होंगे। चौथा नंबर होगा कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण, तो सबसे कम मूल्य समर्थन मूल्य जो होता है ना कम कीमत पर, तो उसका निर्धारण याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये होगा जो भूमि का सुधार का एक कदम नहीं है। ये तीनों भूमि सुधार के लिए हैं, ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं लेसन 7। लेसन 7 जो है वो रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे, यानी कि अन्य मुद्दे, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज़। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे MCQs वो सारे आज मैं कराऊंगी। ये एक मैराथन क्लासेस है जिसमें कि सारे के सारे आपको चैप्टर्स के MCQs मिलेंगे। इससे पहले मैंने जो डाला हुआ है 1 और 2 लेसन के MCQs डाले गए हैं, हम आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इससे जितने भी MCQs बनेंगे आज इसको कंप्लीट करना है और आप लोगों के एग्जाम्स के लिए अच्छा परफेक्ट तैयारी हो जाए, इसके लिए एक कोशिश है मेरी। तो चलिए इसके लिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए
पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार तो है परंतु उसे काम नहीं मिलता। आपको बताना है कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें कि श्रमिक काम करने के लिए तो रेडी है पर उसको काम नहीं मिलता है, तो उसको कहते हैं बेरोजगारी। मतलब एक श्रमिक के अंदर योग्यता है, क्षमता है, तत्परता भी है, काम भी करना चाह रहा है पर उसको काम नहीं मिल रहा है, जो अभी भारत की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑफिस में आप देखो, कार्यालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे वैकेंसीज है, गवर्नमेंट ना जाने वैकेंसीज क्यों नहीं ला रही हैं, तो ना बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही, लोग बेरोजगार होंगे ही, पकौड़े तलेंगे, चाय बेचेंगे, यही सब काम करेंगे। पढ़े लिखे क्या क्या फ़ायदा पढ़ाई का, तब है ना, छोड़ देना चाहिए पढ़ाई, पता नहीं क्या करना चाहिए। ये तो अब सरकार ही बताएगी कि क्या करना है। हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये तो सरकार ही बताएंगी हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, श्रम बल और कार्यरत बल का अंतर होता है, क्या होता है, तो बेरोजगार श्रम होता है, याद रखिएगा। अगर हम लोग श्रम बल जितने लोग काम कर रहे हैं और कार्यरत कार्य बल हैं, दोनों को अगर घटा दे तो वो बेरोजगार श्रम निकल जाएगा, हम लोग को पता चल जाएगा कितने लोग बेरोजगार हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की में मृत्यु दर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो मृत्यु दर है वो कितना है, तो याद रखिएगा 7.0 है। चलिए, और नया जनगणना हम लोगों को मिलने वाला है, उसे और पता चलेगा कि ये सुधरा है कि और ख़राब कंडीशन में गया है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत सन 2020 तक दुनिया के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा, किसने कहा था, तो ये बात किसने कहा है, तो याद रखिएगा ये जो बात है डच या ड्यूबा ने कहा है, डच या फिर ड्यूबा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सही बात है, भारत हमारा देश महान है और आगे हर पीढ़ी हर तरफ से आगे का विकास हो, चौमुखी विकास हो, हमारे यहाँ बहिर्मुखी विकास हो बोल सकते हैं, हर तरीके का विकास हो। चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, आपको ये एकदम परफेक्ट याद रखना है। अभी तो इस बार तो जनगणना में शायद 1022 है लड़कियों की संख्या, 1000 लड़कों पर, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है इस बार, 943, कितने हैं 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यतः भारत में बेरोजगारी की समस्या है, तो मुख्यतः भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है तो किस तरह की बेरोजगारी की समस्या है, तो संरचनात्मक है, क्या है, संरचनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य कैसा होता है, तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, बढ़ता है मूल्य, क्या होगा, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य घटता है, क्या होता है, मुद्रा का मूल्य घटता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए टोटल 8 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रास्फीति का कारण है, मुद्रास्फीति का क्या कारण हो सकता है, तो देखिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था हो सकती है, जनसंख्या में वृद्धि, और तीसरा है साख की मात्रा में वृद्धि, तो तीनों ऑप्शंस होंगे मुद्रास्फीति का कारण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन औपचारिक श्रमिक है, औपचारिक श्रमिक कौन है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक जो होते हैं औपचारिक श्रमिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अनौपचारिक श्रमिक कौन होते हैं, याद रखिएगा जो क्षेत्रों में काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाके काम करते हैं वैसे को अनौपचारिक श्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है आपका कि भारत में कृषि क्षेत्र लगभग 10% नियोजन प्रदान करता है, भारत के जो कृषि क्षेत्र है वो कितने लोगों को नौकरी प्रदान करता है, नियोजन क्षेत्र बता रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 52%, कितना होगा, 52%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जब इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त कर व्यक्ति लिपिक का कार्य करता है तो इसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे अल्प रोजगार कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, अल्प रोजगार। सही बात है, अगर वो इंजीनियरिंग की डिग्री लिया हुआ लिपिक का काम कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्प रोजगार ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक श्रम शक्ति की माप है, वास्तविक श्रम शक्ति की माप क्या है, कार्यबल है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ग के श्रमिक अधिक पाए जाते हैं, भारत के जो रूरल एरिया हैं उसमें कौन से वर्ग के श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है, तो इसमें याद रखिएगा कौन से होंगे, सबसे ज़्यादा स्वनियोजित होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और आकस्मिक मजदूरी श्रमिक, यानी कभी कभी उनको नौकरी मिल जाती है, वैसे मजदूर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फीति क्या है, स्फीति के बारे में बताना है। स्फीति याद रखिएगा क्या होगा, वास्तविक आय कम करता है ये है, और मुद्रा के मूल्य कम करता है, यही होगा 3 नंबर ऑप्शन, यही है उसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है थोड़ा सा देखिए ध्यान से, निम्न में से एक स्फीति नियंत्रण का तरीका नहीं है, इसमें से बताने कौन तरीका नहीं है। उत्पादन में कमी, सार्वजनिक व्यय में कमी, साख नियंत्रण, राशनिंग। तो याद रखिए उत्पादन में कमी जो है ना वो स्फीति नियंत्रण का कोई कारण नहीं है कि उत्पादन कम कर देंगे तो स्फीति कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कीमत में वृद्धि के मुख्य कारण क्या है। कीमत में वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। कीमत में जब वृद्धि हो रहा है तो याद रखिएगा मुद्रा की पूर्ति में भी कमी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से कीमत में वृद्धि होती है। SHG क्या है, आपको बताना SHG क्या है। तो याद रखिएगा ये क्या है, स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। S मतलब सेल्फ, H मतलब हेल्प, G मतलब ग्रुप। तो याद रखिएगा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, किन्स के अनुसार मुद्रा संकुचन है, क्या है, जब बेकारी बढ़ता है, बेकारी बढ़ाता है। याद रखिए मुद्रा संकुचन क्या करता है, बेकारी को बढ़ाता है, यानी कि बेरोजगारी को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, स्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय हैं, कौन से उपाय हैं। तो याद रखिएगा सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय ही क्या कहलाता है, स्फीति पर नियंत्रण, ठीक है, मौद्रिक उपाय यही है। चलिए स्फीति दर पर कब नियंत्रण कर सकते हैं, तो उसका मौद्रिक उपाय यही है कि जब सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाए, बेचा जाए, तभी हम लोग स्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्फीति के प्रकार हैं। स्फीति के कितने प्रकार होते हैं, एक तो होता है वस्तु स्फीति, दूसरा होता है चलन स्फीति, तीसरा होता है साख स्फीति। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मुद्रा स्फीति की तुलना डकैत से की जा सकती है, किसने कहा है। देखिए ये जिसने भी कहा है इनका नाम है CN वकील ने कहा है, मुद्रा स्फीति की तुलना डकैत से की जा सकती है, सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा मुद्रा स्फीति को नियंत्रण कर सकता है। तो CRR ये कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए CRR में कमी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। आपको बताना है कृषि क्षेत्र में किस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर में छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग, आधारिक संरचना। देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों को जो पढ़ना है, तो हम लोगों ने 7 लेसन तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हमारा है लेसन 8। इस चैप्टर का नाम है आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे संबंधित जितने भी MCQs होंगे आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है, कौन है भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा का साधन। तो याद रखिएगा भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन अगर बोला जाए तो वो है थर्मल पावर। क्या है, थर्मल पावर। नेक्स्ट है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो है वाणिज्य के स्रोत होते हैं, एक गैर वाणिज्य के होते हैं, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आधारिक संरचना के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। आधारिक संरचना के प्रकार, तो याद रखिएगा आधारिक संरचना जो होती है सामाजिक और आर्थिक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट मैं बताती हूँ 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आधारिक संरचना डैश की पूर्व शर्त है, किसकी पूर्व शर्त है। तो याद रखिएगा ये आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गैर वाणिज्यिक के स्रोत के ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। तो याद रखिएगा ये जो आंसर होगा ये होगा ईंधन की लकड़ी, ठीक है, ईंधन की लकड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है। परंपरागत स्रोत नहीं है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्यापारिक ऊर्जा का घटक है, व्यापारिक ऊर्जा का घटक क्या होगा। इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका इनमें से सभी, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस, विद्युत, ये सारे क्या होंगे, हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत में परमाणु ऊर्जा का भागीदारी का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है जो भारत में ऊर्जा परमाणु ऊर्जा का भागीदारी है। तो याद रखिएगा उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 3 नंबर, 3.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यातायात किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है। तो ये होगा आपका नंबर 1 आर्थिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में विद्युत का प्रमुख स्रोत क्या है? तापीय विद्युत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डैश प्रतिशत भारत की व्यावसायिक जरूरतों का कोयला से संपन्न होता है? इसमें आपको बताना है कितना संपन्न होता है, तो 55% हिस्सा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक संरचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन से, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है जिसको आप कर ना सके, किताब रीडिंग किए ही होंगे आप लोग, आराम से कर सकते हैं। 13 नंबर है, ऊर्जा किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? तो ये हो गया आपका आर्थिक, इकोनॉमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 14 नंबर, जो ऊर्जा गर्म पानी के झरने से प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं? देखिए, जो पानी हम लोग, जो गर्म पानी हम लोग को प्राप्त होती है झरने से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूतापीय। क्या कहेंगे? भूतापीय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक आधारिक संरचना का घटक क्या है? तो याद रखिएगा, सामाजिक आधारिक संरचना घटक है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, तो इसमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृषि, 16 नंबर, कृषि अवशिष्ट किस ऊर्जा का स्रोत है? कृषि अवशिष्ट, कृषि क्षेत्र से जो अवशिष्ट प्राप्त होते हैं वो कौन से ऊर्जा का स्रोत है? तो याद रखिए गैर वाणिज्यिक, क्या बोलते हैं उसको? गैर वाणिज्यिक। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा वो है कोयला। क्या है? कोयला, कोल। तो भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है कोयला को। तो दोस्तों ये हो गया टोटल आपके, ये सारे टोटल क्वेश्चंस आपके हो गए क्लास 8 से, टोटल 17 क्वेश्चंस हो गए। अब बचा हम लोगों का 9 चैप्टर, पर्यावरण और धारणीय विकास, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के सामने पहला सवाल है चैप्टर 9, पर्यावरण और धारणीय विकास। तो इससे संबंधित जो भी सवाल अभी आएंगे हम लोग सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर जो होगा, ये जो आज का वीडियो है ये मैराथन वीडियो है, क्योंकि ये क्लास 11 के जो टर्म 1 के एग्ज़ाम से टाइम बहुत कम बचा है, और मेरी कोशिश है कि फटाफट आप लोगों का करवा दूँ और आप लोग भी थोड़ा अलर्ट हो जाएँ, बहुत जल्दी एकदम रेडी हो जाएँ एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास की शर्त है। सतत विकास की शर्त क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, दूसरा है प्रदूषण रहित विकास, और तीसरा है जीवन गुणवत्ता। तो इसमें आपको बताना है, या फिर चौथा इनमें सभी। तो देखिए, सतत विकास मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो इसमें तीनों ऑप्शंस आते हैं, तो इनमें से सभी होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सतत विकास के अंतर्गत किनके आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? पहला, केवल वर्तमान पीढ़ी की, दूसरा केवल भावी पीढ़ी की, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, सतत विकास के अंतर्गत लगभग दोनों पीढ़ियों की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग बर्बादी नहीं बल्कि हर चीज़ को बचत करके चलते हैं, जो वर्तमान पीढ़ी हो और आने वाली पीढ़ी उसका प्रयोग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वनोन्मूलन का परिणाम है। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटना, समाप्त करना। तो इसका परिणाम क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, सही बात है। दूसरा, जैव विविधता क्षरण होगा, बिल्कुल। और तीसरा, भूमि अवनति होगी, बिल्कुल होगी। तो ये तीनों रीजन होंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 भी और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया। चलिए 4 नंबर है, वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मतलब कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो वायु को प्रदूषित करता है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, CO2, याद रखिएगा, CO2 इसकी रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णता का कारण होता है। वैश्विक उष्णता का कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑक्सीजन गैस, गर्म जलवायु, इनमें से कोई नहीं। देखिए, वैश्विक उष्णता का कारण जो होता है वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस जो है ना, वो क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। इसको आप लोगों ने क्लास 8, 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। अभी देखिए फिर आगे किसमें, आपके पर्यावरण और धारणीय विकास में। तो याद रखिए 11th क्लास का इकोनॉमिक्स, अगर आप लोगों ने क्लास 8, 9, 10 में अगर ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर बिल्कुल आपका हो जाएगा, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1986 में पारित हुआ था, 1986 में।
1986 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। धारणीय विकास की अवधारणा संबंधित है। धारणीय विकास की जो अवधारणा वो किससे संबंधित है? याद रखिएगा वो पर्यावरण से संबंधित है, आपके एनवायरनमेंट से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है धारणीय आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। किस में माप सकते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा इसको मापा जा सकता है हरी जीएनपी में, ठीक है, हरी जीएनपी में। चलिए ये भी मैं बताऊंगी आगे वाले वीडियोस में, मैं टॉपिक लेकर आऊँगी, आप लोगों को पक्का बताऊंगी कि हरी जीएनपी क्या है। चलिए आज पहले फटाफट पहले हम लोग ये सब कंप्लीट करते हैं। देखिए 9 नंबर है पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण क्षरण यानी कि ह्रास, क्षरण मतलब कमी, ह्रास, ठीक है, कम होना। तो इसका कारण क्या है? स्थानांतरीय कृषि, पर्यटन को बढ़ावा, भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए पर्यावरण क्षरण का कारण ये तीनों होते हैं, इसलिए इसमें इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। भौतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे दिया भूमि, जल, वायु, इनमें से सभी। यस, याद रखिएगा भौतिक पर्यावरण जो है वो इनमें से सभी होगा। जल, वायु, भूमि, ये सब क्या है? याद रखिएगा आपका भौतिक पर्यावरण है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 11 नंबर। इसमें बताना है कि भारत में कोयला निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग देंगे कि कौन सा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो भारत में कोयला निर्माण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है आपका कोयला। क्या होगा? कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों के सामने पहला सवाल है चैप्टर 9 पर्यावरण और धारणीय विकास। तो इससे संबंधित जो भी सवाल अभी आएंगे हम लोग सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर जो होगा, ये जो आज का वीडियो है ये मैराथन वीडियो है, क्योंकि ये क्लास 11th के जो टर्म 1 के एग्ज़ाम्स हैं, टाइम बहुत कम बचा है और मेरी कोशिश है कि फटाफट आप लोगों का करवा दूँ और आप लोग भी थोड़ा अलर्ट हो जाएँ, बहुत जल्दी एकदम रेडी हो जाएँ एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सतत विकास की शर्त है। सतत विकास की शर्त क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, दूसरा है प्रदूषण रहित विकास, और तीसरा है जीवन गुणवत्ता। तो इसमें आपको बताना है या फिर चौथा इनमें सभी। तो देखिए सतत विकास मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो इसमें तीनों ऑप्शंस आते हैं, तो इनमें से सभी होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सतत विकास के अंतर्गत किनके आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? पहला केवल वर्तमान पीढ़ी की, दूसरा केवल भावी पीढ़ी की, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, या फिर कोई नहीं। तो देखिए सतत विकास के अंतर्गत लगभग दोनों पीढ़ियों की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग बर्बादी नहीं बल्कि हर चीज़ को बचत करके चलते हैं, जो वर्तमान पीढ़ी हो और आने वाली पीढ़ी उसका प्रयोग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वनोन्मूलन का परिणाम है। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटना, समाप्त करना। तो इसका परिणाम क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, सही बात है। दूसरा जैव विविधता क्षरण होगा, बिल्कुल। और तीसरा भूमि अवनति होगी, बिल्कुल होगी। तो ये तीनों रीजन होंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया। चलिए 4 नंबर है वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मतलब कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो वायु को प्रदूषित करता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, CO2। याद रखिएगा CO2 इसकी रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक उष्णता का कारण होता है। वैश्विक उष्णता का कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑक्सीजन गैस, गर्म जलवायु, इनमें से कोई नहीं। देखिए वैश्विक उष्णता का कारण जो होता है वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस जो है ना वो क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। इसको आप लोगों ने क्लास 8, 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। अभी देखिए फिर आगे किसमें? आपके पर्यावरण और धारणीय विकास में। तो याद रखिए 11th क्लास का इकोनॉमिक्स
अगर आप लोगों ने क्लास 8, 9, 10 में अगर ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर बिल्कुल आपका हो जाएगा, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1986 में पारित हुआ था, 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, धारणीय विकास की अवधारणा संबंधित है, धारणीय विकास की जो अवधारणा वो किससे संबंधित है? याद रखिएगा वो पर्यावरण से संबंधित है, आपके एनवायरनमेंट से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है धारणीय आर्थिक विकास को मापा जा सकता है, किस में माप सकते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा इसको मापा जा सकता है हरी जीएनपी में, ठीक है, हरी जीएनपी में। चलिए ये भी मैं बताऊंगी आगे वाले वीडियोस में, मैं टॉपिक लेकर आऊँगी, आप लोगों को पक्का बताऊंगी कि हरी जीएनपी क्या है। चलिए आज पहले फटाफट पहले हम लोग ये सब कंप्लीट करते हैं। देखिए 9 नंबर है, पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण क्षरण यानी कि ह्रास, क्षरण मतलब कमी, ह्रास, ठीक है, कम होना। तो इसका कारण क्या है? स्थानांतरीय कृषि, पर्यटन को बढ़ावा, भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए पर्यावरण क्षरण का कारण ये तीनों होते हैं, इसलिए इसमें इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, भौतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे दिया भूमि, जल, वायु, इनमें से सभी। यस, याद रखिएगा भौतिक पर्यावरण जो है वो इनमें से सभी होगा, जल, वायु, भूमि, ये सब क्या है? याद रखिएगा आपका भौतिक पर्यावरण है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 11 नंबर, इसमें बताना है कि भारत में कोयला निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग देंगे कि कौन सा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? तो भारत में कोयला निर्माण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है, भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है आपका कोयला। क्या होगा? कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 12 नंबर, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के बारे में बताना है कौन है? परंपरागत ऊर्जा है, भूतापीय गैर परंपरागत है, विद्युत ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। देखिए भूतापीय ऊर्जा जो है ना गैर परंपरागत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का है निम्न पर्यावरण का जैविक तत्व है, निम्न पर्यावरण जैविक तत्व है, तो का जैविक तत्व कौन है? पौधा है, याद रखिएगा निम्न पर्यावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रकृति द्वारा पुनर्भरण संभव होता है, कैसे होता है? तो प्रकृति पुनर्भरण का जो करती है वो करती है जल के द्वारा, ठीक है, जल के द्वारा करती है। जल क्या करती है? जब आती है तो अपने साथ बहुत कुछ उठा के ले जाती है, और ज़मीन अगर जहाँ खाली होती है फिर वो कचरा वहाँ पे जमा हो जाता है, इससे पुनर्भरण की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है, तो जल ही ऐसा कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है 15, डैश को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सरकार ने पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना प्रारंभ की है, तो क्या योजना प्रारंभ की है? तो देखिए कौन, मतलब यहाँ पे योजना प्रारंभ की है तो कहाँ, तो क्या योजना प्रारंभ की है? तो इको मार्क, इको मार्क क्या है ना, सरकार ने पर्यावरण को अनुकूल उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई है, तो कब की गई स्थापना? 1974 में की गई है, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, निम्न भौतिक पर्यावरण का एक तत्व है, पौधे, पशु, जल और पक्षी, तो याद रखिएगा निम्न भौतिक पर्यावरण का जो तत्व है वो जल है। नेक्स्ट है CFC का पूर्ण रूप क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये आप लोगों ने साइंस में जरूर पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन अवक्षय होता है, किससे होता है ओजोन अवक्षय? तो याद रखिएगा ये जो होता है CFC से होता है, यहाँ CFR है पर CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उससे होता है, ये CFR से नहीं, इसे हाँ CFR होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न प्रयास किया जा सकता है, कौन सा प्रयास किए जा सकते हैं? तो देखिए वानिकी कारों को बेहतर इंजन, कारखानों के व्यर्थ पदार्थों का पुनः उपयोग, या ऊर्जा के प्रदूषण को ना करने वाले संसाधनों का प्रयोग। तो देखिए अगर जल प्रदूषण को रोकना है तो याद रखने 1 लगाइए सबसे अच्छा, वानिकी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, धारणीय विकास की रणनीतियाँ शामिल हैं, किसमें है? तो इनमें वायु शक्ति शामिल है, सौर शक्ति है, जैविक खाद है, या इनमें से सभी।
तो धारणीय विकास के लिए जो रणनीतियाँ अपनाई जाती है इसमें तीनों शामिल होती हैं। ये होगा आंसर आपका इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23, वैश्विक उष्णता का निम्न परिणाम है। देखिए वैश्विक उष्णता जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका परिणाम क्या होता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी में तापमान बढ़ जाता है। आप देख रहे हो हर साल गर्मी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं का बार बार आना, यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो बार बार आना, जैसे बाढ़, भूकंप, ये सब बार बार आती हैं, सूखा, अकाल। एंड तीसरा है नस्लों का विलुप्त होना। तो याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि यहाँ पे कई नस्ल समाप्ति हो रहा है। और चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। अब हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10 चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 का जितने MCQs होंगे अभी हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 का MCQs। तो आज का पहला सवाल है प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो वो याद रखिएगा चीन का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसमें जवाब देना है कि भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो निवास करती है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा 17.5, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में इस समय प्रत्याशित आयु कितनी है। तो भारत में इसमें प्रत्याशित आयु जो है वो है आपका 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत मानव विकास सूचक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतों में सबसे आगे है। तो याद रखिएगा संकेतकों में सबसे आगे चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश, तो विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश जो है चाइना है, जिसकी आबादी बहुत ही ज़्यादा है। 6 नंबर, विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का रूप कैसा है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान में पाई जाती है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिस प्रकार इंडिया में है उसी तरह से पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से विकास की सर्वाधिक दर यहाँ रही है। सबसे ज़्यादा विकास का दर कहाँ देखा गया है। चीन में सबसे ज़्यादा विकास की दर को देखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश ने एक संतान की नीति को अपनाई है। तो चाइना ने एक संतान की नीति को अपनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसकी पॉलिसी चेंज हो गई है और इसने अभी देश की जनसंख्या को दो संतान पैदा करने की पॉलिसी को अपना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश से की गई थी। तो चीन से शुरू की गई थी। सबसे ज़्यादा तीव्र औद्योगिक समृद्धि यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो शुरू किया गया था वो 1978 में, तो वो चाइना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जीडीपी में क्षेत्रीय भागीदारी के रूप में भारत एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में अधिक निर्भर करती हैं। तो ये रहा तृतीय क्षेत्र पे यानी कि टर्सरी सेक्टर पे, जिसे हम लोग सेवा का क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में जो है आपका जीडीपी के क्षेत्रीय भागीदारी के रूप में भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग निर्भर करती है। इस क्षेत्र से जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। नेक्स्ट 12 नंबर, अधिकतम पीसीआई किस देश में है। सबसे ज़्यादा पीसीआई चाइना में है। पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा चाइना में है। 30 नंबर, चीन में सुधार प्रक्रिया शुरू किया गया था। यही सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चीन में ढांचागत सुधार इस वर्ष लागू किए गए हैं। आंसर है 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हो गई थी। तो 1950 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में शुरू की गई थी। 15, ग्रेट लीप कार्यक्रम चीन में लागू हुआ। तो ग्रेट लीप जो कार्यक्रम था चीन में लागू हुआ 1958। 60 नंबर, चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था। तो ये था
विस्तृत औद्योगिकरण पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का 17। निम्न में कौन सी विशेषता चीन के अर्थव्यवस्था में होती है? तो ये होती है विनिर्माण क्षेत्र के कारण एवं विकास। ठीक है, तो ये तो टोटल आपके 10 चैप्टर से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने करा दिए हैं। ये था एक मैराथन चैप्टर, तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन लेसन 3 से लेकर लेसन 10 तक के जितने भी MCQs थे जो टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए आने वाले हैं, मैंने 11th क्लास के लिए करा दिया। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, और आगे मैं चैप्टर वाइज जितने भी टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आप लोगों को चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, बाय।